हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 61 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और उनका आंसर अपने माइंड में लॉक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जितने क्वेश्चंस कराए जाएंगे सबका रिवीजन लिया जाएगा। जब आपका रिवीजन लिया जाएगा तो अपना 100% देने का प्रयास कीजिएगा, तभी समझा जाएगा कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। दोस्तों, याद रखिएगा कि कर्नाटक में एक राष्ट्रीय उद्यान है बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, इसी में सबसे अधिक तितलियां पाई जाती है। तो आपसे यही क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक तितलियां किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं? याद रखिएगा, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और ये बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक का तारा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सूर्य, ऑप्शन बी साइरस, ऑप्शन सी ध्रुव तारा या फिर ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य। दोस्तों, याद रखिएगा कि यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, चारों के चारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। अगर आपसे पूछते हैं कि सूर्य के नजदीक का तारा कौन सा है, याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यानी कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है और पृथ्वी के दूसरे नंबर पर सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? याद रखिएगा उत्तर दिशा को इंगित करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सौर मंडल में या फिर कह सकते हैं कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, याद रखिएगा साइरस जो है ये सबसे चमकीला तारा है। अगला क्वेश्चन, वन महोत्सव शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन आपके सामने विनोबा भावे, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन या फिर ऑप्शन डी एम एस स्वामीनाथन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के एम मुंशी। दोस्तों, याद रखिएगा कि वन महोत्सव को शुरू करने का श्रेय के एम मुंशी को जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, याद रखिएगा अक्टूबर के पहले सप्ताह को मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। पहला तो ये कि वन महोत्सव कब मनाते हैं, 1 से 7 जुलाई तक मनाते हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं, अक्टूबर के पहले सप्ताह को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1972 में पारित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1980 में पारित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक वन किस राज्य में है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मई या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 मई। दोस्तों, यहाँ पर जो 22 शब्द है, आप 22 जो नंबर देख सकते हैं, आप चारों ऑप्शन में देख सकते हैं। यहाँ पर 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो चारों क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक घड़ियाल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है पेन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, याद रखिएगा जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा में है और इसी में सबसे अधिक कह सकते हैं कि घड़ियाल पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो बर्फीले जीव पाए जाते हैं वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, याद रखिएगा पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और ये हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पंतनगर, ऑप्शन बी बंगलुरु, ऑप्शन सी कानपुर या फिर ऑप्शन डी दिल्ली।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंतनगर। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो की गई थी वो एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी, इसीलिए भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। लेकिन अगर आपसे विश्व के संदर्भ में पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक विश्व के संदर्भ में किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वर्गीस कुरियन को माना जाता है। तो यही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लाइकेन किसका उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने परजीविता, ऑप्शन बी सहजीविता, ऑप्शन सी सहभोजिता या फिर ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहजीविता। दोस्तों जो लाइकेन होता है, लाइकेन से ही लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है और लाइकेन ही वायु प्रदूषण संकेतक होता है। याद रखिएगा कि ये दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला तो ये कि लाइकेन जो है वो सहजीवी संबंध दर्शाता है, और दूसरी बात ये कि लाइकेन जो है वो लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लाइकेन से सहजीविता संबंध दर्शाने का कारण क्या है, तो याद रखिएगा जो लाइकेन होता है उसमें नीचे की तरफ कवक होता है और कवक के ऊपर शैवाल लगे रहते हैं। दोनों को मिलाकर लाइकेन कहा जाता है। शैवाल के पास जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है और कवक को देता है, और कवक जो है वो शैवाल को आधार प्रदान करता है रहने के लिए, यानी कि दोनों को फायदा हो जाता है और इसीलिए इसको सहजीवी संबंध कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 5 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 5 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 1 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 दिसंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर मृदा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, याद रखिएगा पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने देहरादून, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी भोपाल या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयागराज। दोस्तों याद रखिए कि ट्रेंड वाला क्वेश्चन है, आजकल एग्जाम में बहुत ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन संस्थान कहाँ स्थित है। याद रखिएगा प्रयागराज में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछते हैं कि कब किया गया था, याद रखिएगा 1976 में किया गया था। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रीन चैनल किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने रेल व्यवस्था, ऑप्शन बी डाक व्यवस्था, ऑप्शन सी हवाई व्यवस्था या फिर ऑप्शन डी सड़क व्यवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाक व्यवस्था। दोस्तों जो ग्रीन चैनल शब्द है ये डाक व्यवस्था से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में किस देश में सबसे अधिक डाक व्यवस्था का जाल है, तो याद रखिएगा कि डाकघरों का सबसे ज्यादा जो जाल है वो भारत में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पोस्टल कोड की व्यवस्था कब शुरू की गई थी, यानी कि आप जो 6 अंकों का पिन कोड आपने अपने पते में डालते हैं उसे पोस्टल कोड व्यवस्था कहा जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। याद रखिएगा 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन आपके सामने त्रिपुरा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो लगता है वो बिहार के सोनपुर में लगता है और इस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार में लगता है। अगला क्वेश्चन, किसी चट्टान को स्वास्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने अपर्दन, ऑप्शन बी अपक्षय, ऑप्शन सी निम्नीकरण है फिर ऑप्शन डी व्यापक विनाश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपक्षय।
दोस्तों कोई भी मिट्टी का टुकड़ा कह सकते हैं या फिर चट्टान कह सकते हैं, अगर वो टूटकर अपने ही स्थान पर पड़ा रहता है तो उसको अपक्षय कहा जाता है। लेकिन अगर वो बहकर या किसी और माध्यम से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है तो उसको अपर्दन कहा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि चट्टान को स्वास्थान यानी कि अपने स्थान पर ही तोड़ देना क्या कहलाता है, उसे अपक्षय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समजात अंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घोड़े और आदमी के अग्रपाद। दोस्तों दो शब्द होते हैं, एक होता है समजातता और एक होता है समरूपता। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहली बात तो कि जो समजातता होते हैं इसमें दो जीवों के अंग समान रहते हैं लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग रहता है, और समरूपता में दोनों अंग की संरचना भिन्न भिन्न होती है लेकिन कार्य समान होते हैं। जैसे पहले में मैंने आपसे कहा है समजातता में कि दो जीव ऐसे होते हैं जिनके अंग समान होते हैं लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मनुष्य के सामने के जो दो हाथ होते हैं और घोड़े के जो सामने के जो दो पैर होते हैं, इनकी संरचना सेम होती है, यानी कि दोनों आगे के हाथ होते हैं लेकिन किसी का काम दौड़ने में आता है और किसी को हाथ के द्वारा विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए आता है। इसी को समजातता कहा जाता है क्योंकि दोनों के अंग की जो संरचना है वो समान है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न है। लेकिन अगर हम देखें कि जो कीट होते हैं और जो पक्षियां होती है, पक्षियों में जो होता है कि वो पंख, हम कह सकते हैं हमारे जो हाथ होते हैं वो पक्षियों में पंख में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो कीट है, कीट में ऐसा नहीं होता। कीट में झिल्ली के टाइप का एक थोड़ी सी संरचना होती है। तो यानी कि कह सकते हैं कि दोनों की जो संरचना है, यानी कि पक्षियों के पंख और कीटों के पंख, दोनों की संरचना भिन्न भिन्न है लेकिन कार्य समान है। दोनों का उड़ना काम होता है, यानी कि इसे हम समरूपता कहेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन में से समजात अंग को दर्शाता है, तो घोड़े के अग्रपाद और आदमी के अग्रपाद दोनों जो है वो समजात अंग को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएं में जो गैस प्रचुर मात्रा में होती है वह कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने जलवाष्प, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो ज्वालामुखी निकलता है उसमें जो धुआं निकलता है उसमें किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा जो ज्वालामुखी का मुख होता है उसे क्रेटर कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने वायु शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी जल शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी संसाधन शिखर सम्मेलन या फिर ऑप्शन डी भूमि शिखर सम्मेलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि शिखर सम्मेलन। दोस्तों यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन को थोड़ा सा जटिल बनाकर पूछा गया है, थोड़ा सा हार्ड बनाकर पूछा गया है कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं। इतना हार्ड लैंग्वेज है, लेकिन सिंपल भाषा में अगर आप इसको देखना चाहे तो आपसे ये पूछा गया है कि पर्यावरण के विकास के लिए हम जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन करते हैं उस सम्मेलन को क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि भूमि शिखर सम्मेलन। भूमि शिखर सम्मेलन का मतलब होता है पृथ्वी सम्मेलन। भूमि को हम पृथ्वी भी कह सकते हैं, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन। आप सभी को पता है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राजील में है, वहां पर हुआ था। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहला भूमि शिखर सम्मेलन या फिर पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। अगर आपसे पूछते हैं कि कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। इतने ही क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस जीव के कान उसके पैरों पर होते हैं? ऑप्शन आपके सामने चींटी, ऑप्शन बी टिड्ढा, ऑप्शन सी हाइड्रा या फिर ऑप्शन डी मधुमक्खी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिड्ढा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो टिड्ढा होता है उसके कान उसके पैरों पर स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। पहले वाले या फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया था। अगला क्वेश्चन, कास्ट स्पिरिट किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है बेंजीन, ऑप्शन बी एथिल अल्कोहल, ऑप्शन सी गैसोहॉल या फिर ऑप्शन डी मेथिल अल्कोहल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेथिल अल्कोहल। दोस्तों याद रखिएगा कि मेथिल अल्कोहल को ही कास्ट स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सोपानी कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन आपके सामने छतों पर, ऑप्शन बी पहाड़ों की ढलान पर, ऑप्शन सी शुष्क क्षेत्रों में या फिर ऑप्शन डी पहाड़ों की चोटी पर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहाड़ों की ढलान पर। दोस्तों जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ में कृषि करने के लिए उसमें कह सकते हैं एक सीढ़ीदार आकृति बना दी जाती है, जिससे कि उसमें पानी भी रुका रहता है और वहाँ पर कृषि भी आसानी से कर सकते हैं। इसी को सोपानी कृषि के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये पहाड़ों की ढलान पर की जाती है। अगला क्वेश्चन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। दोस्तों याद रखिएगा कि सरोजिनी नायडू को ही नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने लूनी नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी या फिर ऑप्शन डी ताप्ती नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो नर्मदा नदी है, इसे गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा भारत की जो माही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। दोस्तों याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, याद रखिएगा मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस रंग में होती है? ऑप्शन आपके सामने बैगनी रंग में, ऑप्शन बी नीले रंग में, ऑप्शन सी काले रंग में या फिर ऑप्शन डी लाल रंग में। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रंग में। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है, वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा पौधे जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है? ऑप्शन आपके सामने चावल, ऑप्शन में नारियल, ऑप्शन सी गेहूं या फिर ऑप्शन डी कॉफी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं। दोस्तों याद रखिएगा कि जो गेहूं की फसल होती है, इसको अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि किस फसल को रबी की फसल कहेंगे। तो याद रखिएगा कि जो गेहूं है वो रबी की फसल है और आप सभी को पता है कि जो रबी की फसल होती है उसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल में काटा जाता है। तो अगर आपसे खरीफ रबी जायद के बारे में पता है तो आप इसका आंसर गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, ईस्ट किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपके सामने शैवाल, ऑप्शन बी फफूद, ऑप्शन सी नग्नबीजी या फिर ऑप्शन डी जड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फफूद। दोस्तों यहाँ पर जो फफूद दिया गया है, थोड़ा सा हार्ड वर्ड दिया गया है। यहाँ पर अगर आपके सामने कवक वर्ड दिया जाता तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता। कवक का मतलब कह सकते हैं कि फंजाई। याद रखिएगा कि जो ईस्ट है, ईस्ट भी कवक है, जो पेनिसिलिन है ये भी कवक है, और जो आपके सामने कह सकते हैं कि जो मशरूम होता है ये भी कवक होता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट मूल रूप से क्या होते हैं, तो कवक होते हैं। मशरूम मूल रूप से क्या होते हैं, तो कवक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखिएगा जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 12 मई, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 7 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 4 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 अप्रैल। दोस्तों याद रखिए कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अधिकेंद्र शब्द किससे जुड़ा है? ऑप्शन आपके सामने भूकंप, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी वल्लन या फिर ऑप्शन डी लहरें।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूकंप। दोस्तों याद रखिए कि जो एपी सेंटर होता है वो भूकंप शब्द से जुड़ा है। जैसे मान लीजिए कि भूमि के किसी भी भाग में, पृथ्वी के किसी भी भाग में भूकंप आता है और सबसे पहले इसका झटका हमें महसूस होता है, उसे भूकंप का एपी सेंटर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भूकंप आया और यहाँ पर सबसे पहले इसका प्रभाव देखने को मिला, तो इसी को हम एपी सेंटर कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भूकंप का जो केंद्र होता है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि भूकंप के केंद्र को मूल बिंदु या फिर कह सकते हैं कि फोकस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में जंगली गधा पाया जाने वाला एकमात्र स्थान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन बी कच्छ का रण, ऑप्शन सी छोटा नागपुर या फिर ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कच्छ का रण। दोस्तों याद रखिए कि विश्व में जंगली गधा जो पाया जाता है वो कच्छ के रण में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक गधे किस देश में पाए जाते हैं, याद रखिएगा पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने शैवाल, ऑप्शन बी फफूंद, ऑप्शन सी जीवाणु या फिर ऑप्शन डी विषाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फफूंद। दोस्तों अभी मैंने आपसे ईस्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि पेनिसिलिन भी कवक है, ईस्ट भी कवक है और मशरूम भी कवक है। आपसे फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, तो फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय एस्टोरिन क्रोकोडाइल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मगरमच्छ होते हैं उनके संरक्षण के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ओलिव रिडले जो शब्द है ये किससे जुड़ा है, याद रखिएगा कि जो ओलिव रिडले शब्द है ये कछुआ से संबंधित है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओलिव रिडले शब्द किससे जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी विलियम गॉड, ऑप्शन सी हीरालाल चौधरी या फिर ऑप्शन डी MS स्वामीनाथन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरालाल चौधरी। दोस्तों आप सभी को पता है कि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन से है। अगर आपसे पूछते हैं कि नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो हीरालाल चौधरी को माना जाता है। आप सभी को पता है कि श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति विलियम गॉड थे और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का रडार किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने गिद्ध, ऑप्शन बी उल्लू, ऑप्शन सी कबूतर या फिर ऑप्शन डी फाख्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कबूतर। दोस्तों याद रखिए कि प्रकृति का रडार कबूतर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है, याद रखिएगा केचुआ को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, काली मौत किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्लेग, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी हैजा या फिर ऑप्शन डी टाइफाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेग। दोस्तों याद रखिए कि काली मौत प्लेग को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइफाइड रोग की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, याद रखिएगा बिडाल टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते जैसा है? ऑप्शन आपके सामने बरगद, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी चंदन या फिर ऑप्शन डी नीम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीपल। दोस्तों याद रखिए कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है और इसमें जो भारत रत्न दिया जाता है वो एक पीपल के पत्ते के समान एक संरचना होती है। याद रखिएगा पीपल का पत्ता होता है। अगला क्वेश्चन, कयाल कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। दोस्तों भारत के जो दक्षिण भारत को देखें तो आपको पता है कि यहाँ पर केरल की उपस्थिति है। जो कयाल होते हैं वो इस प्रकार के झील होते हैं जो थोड़ा सा अंदर की ओर दबे रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये संरचना है और यहाँ पर अंदर की तरफ थोड़ा सा गड्ढा है, तो यहाँ पर आपको जो झील मिलेगा इसी को कयाल कहा जाता है। और अगर ये पूरब की तरफ मिले तो इसको लैगून कहा जाता है। तो याद रखिए कि जो कयाल है वो केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अस्थि रोग इटाई का पता सर्वप्रथम कहाँ चला था? ऑप्शन आपके सामने स्वीडन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी भारत।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। दोस्तों याद रखिए कि अस्थि रोग जो इटाई इटाई है इसका सर्वप्रथम पता जापान में लगा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि इटाई इटाई रोग किसके कारण फैलता है तो याद रखिएगा कैडमियम के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन, सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिल्वीकल्चर, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी ओलेरी कल्चर या फिर ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओलेरी कल्चर। दोस्तों याद रखिए कि सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को ओलेरी कल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने त्रिशूली, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी करनाली या फिर ऑप्शन डी तमोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करनाली। दोस्तों याद रखिए कि नेपाल की सबसे लंबी नदी करनाली नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यांगसी नदी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप सभी को पता है नील नदी है। अगला क्वेश्चन, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन आपके सामने 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। दोस्तों याद रखिए कि जितने भी उभयचर वर्ग के जीव होते हैं उनके हृदय में नॉर्मली 3 कक्ष होते हैं, लेकिन मगरमच्छ इसका अपवाद है। मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं और इसी कारण से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों याद रखिए कि शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन, एशिया की ज्योति के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध। दोस्तों यहाँ पर एशिया की ज्योति कहा गया है यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। तो याद रखिए कि लाइट ऑफ एशिया जो कहा जाता है वो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने लखनऊ, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी देहरादून या फिर ऑप्शन डी नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। दोस्तों याद रखिए कि राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो है वो लखनऊ में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीरी का मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखिएगा कि जो नीरी का मुख्यालय है वो नागपुर महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे है? ऑप्शन आपके सामने गोमती, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी गोदावरी या फिर ऑप्शन डी सोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरयू। दोस्तों याद रखिए कि जो अयोध्या नदी है वो सरयू नदी के किनारे है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर भारत की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है तो याद रखिएगा गोमती नदी है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने व्हिटली अवार्ड, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, ऑप्शन सी भटनागर पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी टाइलर पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्हिटली पुरस्कार। दोस्तों याद रखिए कि व्हिटली पुरस्कार को ही ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और याद रखिएगा जो व्हिटली पुरस्कार है इसे पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने प्रोटीन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी विटामिन या फिर ऑप्शन डी वसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन। दोस्तों याद रखिए कि पालक के पत्तों में आयरन की अधिकता होती है। इसी कारण से जब हमारे अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर हमें पालक खाने की सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन, रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने क्लोरोपिक्रिन, ऑप्शन बी मस्टर्ड गैस, ऑप्शन सी एलिथ्रीन या फिर ऑप्शन डी एथिल मरकप्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एथिल मरकप्टन। दोस्तों हमारे घर में जो सिलेंडर होता है जिसे हम एलपीजी कहते हैं इसका पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसमें जो गैस होती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है और इसकी कोई भी गंध नहीं होती है। अगर हमारे गैस में लीकेज हो जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा। इसी कारण से प्रोपेन और ब्यूटेन का जो मिश्रण एलपीजी में होता है इसमें एथाइल मरकप्टन को मिलाया जाता है जिससे अगर गैस सिलेंडर में लीक हो तो हमें पता लग सके। तो याद रखिएगा कि रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें एथिल मरकप्टन मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन आपके सामने एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल। तो याद रखिए कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उसे बेंजोइक अम्ल के साथ मिक्स करके रखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने है लखनऊ, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी देहरादून या फिर ऑप्शन डी नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून। दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो इंग्लिश में होते हैं, अगर इंग्लिश में आपके सामने दे दिया जाए तो हिंदी वाले लोग गलत कर देंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, अगर आपसे हिंदी में पूछा जाता तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अगर हिंदी वाले हैं तो अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो दोनों में आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो आपसे किसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर यानी कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। दोस्तों याद रखिए कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है वह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हृदय, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी पित्ताशय या फिर ऑप्शन डी यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत। दोस्तों याद रखिए कि जो यकृत होता है यानी कि हमारी बॉडी में जो लीवर होता है, ये जो होता है अगर इसमें कहीं कट लग जाए या फिर मान लीजिए कि कोई भी पार्ट इसका डैमेज हो जाए तो वह पुनः विकसित हो जाता है। तो यही आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है वह कौन सा है? तो याद रखिएगा यकृत है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा यकृत ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी मेथेनोइक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेथेनोइक अम्ल। दोस्तों याद रखिए कि मेथेनोइक अम्ल को ही हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं और चींटियों के डंक में और बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने 30 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी 40 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन सी 90 डिग्री अक्षांश या फिर ऑप्शन डी 45 डिग्री अक्षांश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डिग्री अक्षांश। दोस्तों याद रखिए कि जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के सबसे बीच में से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर 30 से 35 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है, इसको अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्लोराइड से मुख्यतः प्रभावित कौन सा अंग होता है? ऑप्शन आपके सामने वृक्क, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी दांत या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दांत। दोस्तों याद रखिए कि फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है और इसमें हमारे दांतों में सड़न होने लगती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय शाकीय डॉक्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने नीम, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी आंवला या फिर ऑप्शन डी पीपल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। बाकी जितने क्वेश्चन होंगे सबको मैं करा दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, सर्वप्रथम ज्ञात हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने ह्यूमिलिन, ऑप्शन बी सेक्रेटिन, ऑप्शन सी रेनिन या फिर ऑप्शन डी ग्लूकागॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेक्रेटिन। दोस्तों याद रखिए कि सर्वप्रथम ज्ञात हार्मोन जो है यानी कि सबसे पहली बार जो खोजा गया हार्मोन है वो सेक्रेटिन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले खोजा गया एंजाइम कौन सा है, याद रखिएगा डायस्टेज एंजाइम है। अगला क्वेश्चन, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 जनवरी, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 12 मई या फिर ऑप्शन डी 21 मई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 दिसंबर। दोस्तों याद रखिए कि विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि DRDO दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 21 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? ऑप्शन आपके सामने राइन नदी, ऑप्शन बी यांगसी नदी, ऑप्शन सी कोलोराडो नदी या फिर ऑप्शन डी बोल्गा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
कोलोराडो नदी। दोस्तों याद रखिए कि ग्रैंड कैनियन जो कहते हैं वो नदियों को कहते हैं। इस प्रकार की नदियां जो होती है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी वाली जो ढाल होते हैं उनके बहुत नीचे जो गड्ढा होता है वहां से होकर गुजरती है। और ऐसी नदी कोलोराडो नदी जो कि अमेरिका में है यहाँ पर है। याद रखिएगा कि जो ग्रैंड कैनियन है वो कोलोराडो नदी यानी कि अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध या फिर ऑप्शन डी मंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शनि। तो याद रखिए कि जो शनि ग्रह है इसी के चारों ओर वलय यानी कि रिंग्स पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि काला ग्रह किसे कहा जाता है, याद रखिएगा शनि ग्रह को ही काला ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है उन सभी का हम छोटा सा रिवीजन लेने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस को ईमानदारी से मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, तभी समझा जाएगा कि इस वीडियो से आपको कोई फायदा मिला है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। भारतीय शाकीय डॉक्टर किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे। तीसरा क्वेश्चन है सर्वप्रथम ज्ञात हार्मोन कौन सा है? तो सेक्रेटिन है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? तो कोलोराडो नदी पर है। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी को कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस रंग में होती है? तो लाल रंग में होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ईस्ट किसके अंतर्गत आता है? तो ईस्ट जो है वो एक कवक यानी कि फफूंद होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है? तो जो रबी की फसलें होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। अधिकेंद्र शब्द किससे जुड़ा है? तो भूकंप से जुड़ा है। विश्व में जंगली गधा पाया जाने वाला एकमात्र स्थान कौन सा है? तो कच्छ का रण है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कवक से यानी कि फफूंद से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हीरालाल को जाना जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय एस्टुरिन क्रोकोडाइल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। दूध का दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? तो आप सभी को पता है, आप सभी इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति का रडार किसे कहा जाता है? तो कबूतर को कहा जाता है। काली मौत किसे कहा जाता है? प्लेग को कहा जाता है। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते जैसा है? तो याद रखिएगा पीपल के पत्ते जैसा है। आगे बढ़ते हैं। किस जीव के कान के ऊपर पैर होते हैं? तो टिड्डे का होता है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सोपानी कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ की ढलानों पर की जाती है। कास्ट स्पिरिट किसे कहते हैं? तो मेथिल अल्कोहल को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली नदी है। एशिया की ज्योति के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन किसका उदाहरण होता है? तो सहजीवी संबंध का उदाहरण होता है। भारत में सबसे अधिक घड़ियाल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को मनाते हैं। भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ पर है? बन्नरघट्टा कर्नाटक में है। ग्रीन चैनल किससे संबंधित है? तो डाक व्यवस्था से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पशुओं का मेला, सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएं में जो गैस होती है उसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? सल्फर डाइऑक्साइड की होती है। किसी चट्टान को स्वास्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? उसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। GAP का पूरा नाम क्या है? तो गंगा एक्शन प्लान है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी है? पंतनगर है। वन महोत्सव शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? KM मुंशी को जाता है। सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन संस्थान कहाँ स्थित है? तो अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो आप सभी को पता है सरयू नदी के किनारे है।
पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है। रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो आप सभी को पता है, एथिल मर्केप्टन को मिलाया जाता है। ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? तो व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन को किए, उसके बाद उनका रिवीजन भी किया है। अगर आपने ईमानदारी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और सारे क्वेश्चंस को देखा होगा तो आप सभी समझ सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन घुमा घुमा कर आपको अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैंने एक जगह पर सारे क्वेश्चंस को लेने का प्रयास किया है, उनका वर्णन करने का प्रयास किया है, मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।